एमके कैंपस में। अनूप ठाकुर नाम है मेरा और मैं आर्ट्स का फैकल्टी हूँ। और मैं जो आज चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, ये हमारा सेकेंड टर्म का चैप्टर है, हिस्ट्री का, इतिहास का। और चैप्टर का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विद्रोह और राज्य। और इसके अंतर्गत हमें, विद्रोह और राज्य के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? हमें सबसे पहले पढ़ना ही और समझना है। पढ़ने से अच्छा है कि पहले समझना है चीज़ों को। किसके बारे में समझना है? कि 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के बारे में समझना है कि 1857 का जो आंदोलन हुआ भारत के अंदर, और उस क्यों यह आंदोलन हुआ, क्यों, इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं, उन सारे कारणों के बारे में हमें जानना है। इसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां हुई भारत के अंतर्गत, उन सारी गतिविधियों के बारे में जानना है। इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ इस चैप्टर का, कि मतलब इसके पीछे का 1857 की क्रांति के होने के कारण ये हुआ ही क्यों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर बच्चा ये जानता है कि भारत के अंदर यूरोप महाद्वीप से टोटल 5 देश हमारे भारत के अंदर प्रवेश किए थे, जिसमें से सबसे पहले देश का नाम हमें पता है कि पुर्तगाल था। पहले देश का नाम जो था वो पुर्तगाल था। दूसरा जो देश था वो था डच। तीसरा जो था ब्रिटेन। चौथा जो था वो थे डेन्स के। और आखिरी और पांचवा जो था वो था फ्रांस। अच्छा, ये पांचों जो यूरोप के देश हमारे भारत के अंदर इनका आगमन हुआ, कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर क्यों आता है? अगर आज वर्तमान की हम अपने भारत की स्थिति देखें तो सबको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर अपनी सरकार है, हमारे अपने नियम कानून हैं, हमारा अपना संविधान है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें अपने भारत के अंदर किसी चीज़ का अगर निर्णय लेना हो तो हम किसी अन्य देश से जाके उसके बारे में पूछेंगे कि हमें ये कानून बनाना है नहीं बनाना है। नहीं, हम अपने देश के अंदर अपना कानून हम अपने ढंग से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि आज हमारे भारत देश के अंदर लोकतंत्र है, लोगों के पास शक्तियां हैं। हम जो चाहते हैं हम अपने हिसाब से अपने नेता को चुनते हैं और उस पद पर या उस गद्दी पर बैठाते हैं 5 सालों के लिए। अगर वो नेता हमारे हिसाब से कार्य को करे या कार्य को अंजाम दे तो हम अगले 5 साल के बाद भी उसको चुनेंगे, अन्यथा किसी और को पद दे देंगे अपने मतों के अधिकार पे। अब समझना हमें यह है कि जब ये 5 देश हमारे देशों में आ रहे हैं, यूरोप से, पुर्तगाल हो, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटेन के हो, चाहे फ्रांस के हो, चाहे डेन्स के हो, क्यों आ रहे हैं? देखिए, कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण या दूसरे देश पर कब्जा करने की तभी सोचेगा जब आपका देश आंतरिक रूप से कमजोर हो। आंतरिक रूप से कमजोर होने का मेरा मतलब है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं हो, आपका देश हर तरीके से समृद्ध हो, चाहे वो पैसे रुपए से हो, चाहे व्यापार से हो, चाहे सामान का लेन देन हो, कच्चे माल का उत्पादन हो, हर तरीके से आपका देश समृद्ध हो। समृद्ध होना अच्छी बात नहीं है, समृद्ध के साथ साथ आपके देश को आंतरिक रूप से मजबूत होना भी बहुत बड़ी बात है। 1857 से पहले की अगर घटना हम समझे तो ये समय काल है 1600 ईस्वी का। 1600 ईस्वी में एक देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन भारत के अंदर आता है और एक कंपनी स्थापित करता है, उसका नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी कहकर इसलिए वो स्थापित करते हैं कि भारत में उनका केवल व्यापार से मकसद है, लेकिन उनका असली मकसद होता है भारत को लूटपाट मचाना, भारत को लूटना, प्लस भारत पर कब्जा करना। अब एक बात समझिए, अगर आपका ही घर है, आपके घर पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है या आकर रह रहा है तो इसका मतलब आपके आंतरिक रूप से आप कमजोर हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, आप योग्य नहीं है कि उस व्यक्ति को अपने घर से निकाल पाए। इसका मतलब अगर बाहरी शक्तियां या कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है, कब्जा कर रहा है, देश को जीतने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब हमारे देश के अंदर जितने भी राजा होंगे, महाराजा होंगे या सम्राट होंगे, वो योग्य नहीं होंगे या वो शासक योग्य नहीं होंगे, उनकी योग्यता कार्यपूर्ण नहीं होगी। इसी वजह से वो देश हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारा देश समृद्ध होगा हर तरीके से, चाहे वो पैसा रुपया हो, किसी भी तरीके से
हर वो शक्तिशाली होगा हमारा देश, चाहे कच्चे माल का उत्पादन हो, चाहे व्यापार की दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से हमारा देश बहुत अच्छा होगा, तभी कोई देश दूसरा देश हमारे देश की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये गतिविधियां चलती रही हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। राजाओं की कुछ कमी रही, प्लस हम इतना नहीं कह सकते कि राजाओं के या शासकों की कमी रही, इसमें कुछ कमी जनता की भी होगी। अगर जनता का योगदान उस दौरान अच्छा रहता, लोगों का भी अगर योगदान उस दौरान अच्छा रहता, तो बाहरी निश्चित रूप से ये बिल्कुल अच्छा होता कि देश, हमारे देश पर बाहरी कोई ताकत हम पर अटैक या आक्रमण करके शासन नहीं कर पाता। अब कहानी है ये, दो स्टोरी समझाता हूं। एक कहानी है 1757 की, 1757, और एक कहानी है 1764 की। मैंने दो डेट बोला, मैंने एक डेट बोला 1757 और एक डेट बोला 1764। ये 1757 की जो कहानी है, डेट जो है ये इसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध, इसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। और 1764 का जो डेट है इसको बोलते हैं हम बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये 1757 का जो प्लासी का युद्ध है और 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, ये दोनों युद्ध समझने या ये दोनों डेट हमें समझने बहुत जरूरी है। अगर ये तारीख समझ में आएगी तो ये 1857 का जो आंदोलन है या उसका व्याख्यान है, तब हम उस पर पहुंचेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें ये चैप्टर क्लियर होगा या हमारे मस्तिष्क में जाके बैठेगा। 1757 की जो कहानी है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध में क्या होता है कि बंगाल के नवाब होते हैं हमारे। पहले क्या होता था कि जैसे आज भारत के अंदर 28 राज्य है ना, तो वैसे ही पहले भारत के अंदर 16 महाजनपद हुआ करते थे, और उन्हीं महाजनपदों के आधार पर छोटे छोटे क्षेत्र तोड़े गए थे। छोटे छोटे क्षेत्र तोड़ने का मतलब है कि कुछ अवध था, कुछ बंगाल था, इस आधार पर। तो एक बंगाल के नवाब थे, और उन बंगाल के नवाब का, तो बंगाल के एक नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। देखिए, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला साहब, ये योग्य शासक थे। ये जब तक गद्दी पर रहे, अंग्रेजों को अपने अंतर्गत या बंगाल की गद्दी पर या बंगाल पर कब्जा करने से रोक रहे थे। लेकिन देखिए, आप कितने भी योग्य शासक हों, आप कितने भी अच्छे राजा हों या सम्राट हो, अगर आपके आंतरिक रूप से आप कमजोर हैं, आपके घर में या आपके अंदर कोई ऐसा मंत्री हो जो विभीषण का काम करे, जो आपको खुद ना चाहता हो कि आप उस गद्दी पर विराजमान रहे, तो आप कितने भी योग्य हों, आप हारेंगे ही। वही कहानी हुई 1757 में प्लासी के युद्ध के अंदर कि सिराजुद्दौला के अंदर ही एक इनका मंत्री था जिसका नाम था मीर जाफर। ये मीर जाफर ने जाकर, इसकी कहानी समझेंगे जब भारतीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो भारतीय आंदोलन में ये पूरी स्टोरी समझेंगे। अभी सिर्फ मैं छोटा सा बैकग्राउंड ये बता रहा हूं ताकि ये चैप्टर के अंदर हम प्रवेश करें। तो मीर जाफर क्या करता है कि अंग्रेजों से जाके हाथ मिला लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बंगाल के नवाब कमजोर पड़ जाते हैं सिराजुद्दौला, और अंग्रेज के साथ मीर जाफर मिलकर इनको हरा देता है और मृत्यु इनकी होती है। और 1757 में प्लासी का युद्ध, अंग्रेज लोग जब जीत जाते हैं तो जीतने की वजह से क्या होता है कि पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। जैसे हम सबको पता है कि आज वर्तमान में भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, वैसे ही उस दौरान भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। और बंगाल केवल बंगाल नहीं था, बंगाल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार जैसे कुछ समृद्ध राज्य भी जुड़े हुए थे। अगर पूछा जाए कि क्या बंगाल बंगाल था, जी नहीं, बंगाल 4 राज्यों के मिश्रण से बना हुआ था। बंगाल में पश्चिम बंगाल था स्वयं, बांग्लादेश जो आज वर्तमान का एक देश है एशिया का, तीसरा जो बिहार है, और चौथा जो है उड़ीसा। इन चारों को मिलाकर एक बंगाल था। और बंगाल छोटा मोटा कोई इलाका नहीं था, बहुत बड़ा इलाका था। और अंग्रेज लोगों ने सोचा भी यही कि अगर हम बंगाल को अपने कब्जे में ले लेते हैं या बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, तो भारत को हम अपने कब्जे में आसानी से कर सकते हैं और भारत पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। वही काम इन्होंने किया। फिर मैंने बताया कि आप कितने भी योग्य हो मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंतर्गत या आपके घर में रहने वाले मंत्री उस योग्य ना हो,
तो आपका साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, आपका वो साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। वही काम किया विभीषण ने, विभीषण की तरह ही मीर जाफर ने काम किया। क्या काम किया कि सिराजुद्दौला को हराने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, और इसी हार की वजह से कहा जाता है कि बंगाल के अंदर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से दबाव हो जाता है, कब्जा हो जाता है। एक और युद्ध होता है जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर के युद्ध में क्या होता है, इसमें 3 शक्तियां लड़ती हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और इस युद्ध का भी निर्णय वही होता है कि बक्सर के युद्ध में भी वो तीनों शक्तियां अंग्रेजों के द्वारा हारी जाती हैं। और 2 युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध, ये दोनों ऐसे युद्ध हैं कि इन दोनों युद्ध के बाद अंग्रेजों का दबदबा भारत पर इस रूप से बना कि भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ऐसा किया, भारत पे लूटपाट उत्पात मचाना शुरू किया, भारत को छिन्न भिन्न कर दिया। भारत को उन्होंने बस ऐसा सोचा कि अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर इसको किस रूप से सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए या राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। अब माइंड में या दिमाग में हमारे सवाल ये आता है कि भैया अंग्रेज लोग हमारे देश पर कब्जा करेंगे तो हमारे देश को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से कैसे कमजोर करेंगे। तो समझना यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर कैसे करेंगे कि समझो 2 युद्ध लड़े, 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध के बाद क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी सैनिक दल होते हैं या जितना भी पैसे रुपए से चीजें जो जितनी बात की जाती है, जितना भी देश को चलाने के लिए संपूर्ण संपत्ति या पैसा धन दौलत होता है, उन सारे चीजों पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मतलब अब वो जितना भी पैसा कमाएंगे भारत से, वो सारा का सारा पैसा भारत में ना उपयोग करके ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटेन का विकास होगा। सामाजिक रूप से कैसे कार्य करेंगे कि भारत के अंदर ही रहकर भारत के लोगों की महत्वता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब देश हमारा, देश पर कब्जा ब्रिटेन का और ब्रिटेन के शासकों का, ठीक, और ब्रिटेन के लोगों का, भारतीयों का कोई योगदान नहीं। सामाजिक रूप से वो वैसे ही कमजोर हो गए। कुछ ऐसा समझो कि घर हमारा, घर मेरा, लेकिन उस घर में आकर रह रहा है कोई और शासन व्यवस्था, नियम कानून चला रहा है वो अपने हिसाब से। मतलब उस घर में मेरा कोई योगदान नहीं है तो मैं वैसे ही कमजोर हो गया। और राजनीतिक रूप से कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर नियम कानून जो बनाए जाएंगे वो भारतीय लोगों के लिए होंगे जरूर, लेकिन भारतीय लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। उसमें पूर्ण रूप से जो समर्पण होगा वो किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। ये गतिविधियां भारत के अंदर लगातार धीरे 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 क्या होती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। कहा जाता है कि अगर आप पर कोई दबाव बनाए, आप पर कोई प्रेशर बनाए, तो दबाव कुछ दिन तक बनाएगा, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक, 3 महीने तक, 1 साल तक, 5 साल तक। एक सहन शक्ति की भी सीमा होती है। अंग्रेजों ने भारत पर इस डेट से 1757 से लेकर लगभग 1856 तक ऐसा भारत को निचोड़ कर रख दिया कि भारत के लोगों की हालत खराब कर दी। कैसे हालत खराब? भारत के लोगों की नहीं, पूरे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था डामाडोल, सामाजिक व्यवस्थाएं डामाडोल और राजनीतिक व्यवस्थाएं डामाडोल। अब सहन शक्ति के बाण टूटने लगे। तो जब सहन शक्ति के बाण टूटेंगे तो भैया क्या होगा, क्रांति का रूप लेगा। और वही क्रांति का रूप लेता है भारत के अंदर 1857 की क्रांति, या इसको कहा जाता है 1857 का विद्रोह। याद रखना बच्चों, ये चैप्टर जो है हमारा विद्रोह और राज वाला, मतलब 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के बारे में हर दिन हम एक एक टॉपिक को, एक एक विषय को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर को निचोड़ कर रख देंगे, बिल्कुल आपके मस्तिष्क में बैठा देंगे इस चैप्टर को कि कभी भूल नहीं पाओगे। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी पर कि 1857 का जो ये विद्रोह छिड़ता है, क्या है विद्रोह भाई? 1857 का आंदोलन क्यों छिड़ता है? बताया मैंने इसके पीछे की स्टोरी कि अंग्रेजों का दबदबा भारत पर बना भाई,
और जब दबदबा बना तो लूटपाट उत्पात मचाना उन्होंने शुरू किया। और जब लूटपाट और उत्पात मचाना शुरू किया तो भारत के लोगों को समस्याएं आनी शुरू हुई, दिक्कतें आनी शुरू हुई। तो फिर मैंने बोला कि सहन कोई करे भी तो कितना करे, एक समय के बाद तो सहन शक्ति के बाण टूटेंगे ही। तो वो हमारे बाण टूटे और फिर क्या हुआ, 1857 का ये आंदोलन शुरू होता है भारत के अंदर। और इस आंदोलन की खास बात ये होती है कि ये आंदोलन भारत के हर एक क्षेत्र के अंदर शुरू होता है, छोटे छोटे कस्बों के अंदर शुरू होता है। जनता बेकाबू हो जाती है अंग्रेजों के प्रताड़ित करने से। लोगों के अंदर एक जुनून सा भर जाता है कि इनको कैसे भगाया जाए, भारत के अंदर से इनको कैसे खात्मा किया जाए, अंग्रेजों को कैसे इंडिया के अंदर से, भारत के अपने देश से कैसे इनको हटाया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक सबसे पहला भाग लिखा है, भाग 1 में, विद्रोह का ढर्रा। इससे क्या तात्पर्य है विद्रोह के ढर्रे से? तो विद्रोह का ढर्रा का मतलब होता है कि ये कहानी समझाने की कोशिश कर रहा है कि 1857 में जो विद्रोह छिड़ा या क्रांति हुई, इसमें हर जगह से, हर एक छोटे छोटे कस्बे से, हर एक छोटे छोटे जिले से, छोटे छोटे इलाके से लोग उठ रहे थे। और उठने के बाद क्या कर रहे थे, वो लोग जागरूक हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ रहे थे। तो अगर पूछा जाए कि विद्रोह के ढर्रे में सबसे पहले जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि प्रथम सैन्य विद्रोह, सैनिकों का भारत के अंदर 1857 में सैनिकों का प्रथम सैन्य विद्रोह कब हुआ, तो याद रखना मेरे बच्चों, 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर नामक जगह पर, यह 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर नामक जगह पर यह प्रथम सैन्य विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति को समझने के लिए जिसका मैंने नाम लिया, वो सबसे पहला विद्रोह कब हुआ, तो पूछा जाए कि प्रथम सैन्य विद्रोह कब हुआ, तो मैंने